सारे बेनिफिशरी, अगर वो तरमीम को सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ाती तो नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े बेनिफिशरी उसके होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बारे सबूत है वो नैब पे चला जाता है कि नैब साबित करेगी। उसके बाद उसके अंदर एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। उसके बाद उसके अंदर जो है ये भी एक तब्दीली कर दी गई है कि जो नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली डील करती है कि जो बैरूनी दस्तावेजात आएंगी उसकी वो वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो इमरान खान उनके केस के अंदर तो सारा कुछ ही, वो कतरी लेटर और तमाम चीज़ें जो आई हुई हैं, एफिडेविट्स वगैरह, वो बाहर से आई हैं। उसके बाद फिर नैब के पास मशरूत कर दिया गया वारंट की गिरफ्तारी का, फिर बेनामीदार और सासों की तारीफ भी बदल दी गई है, असासे की तारीफ तो बदली गई है, फिर और भी उसके अंदर इस तरह आ गए हैं। तो बेनिफिशरी जो है उसके अंदर आप देखें, नवाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब, परवेज़ अशरफ साहब और यूसुफ ज़रा गिलानी, दो वज़ीर आज़म जो हैं वो भी उसमें आते हैं, मांडवी वाला बचते हैं, हमज़ा बचते हैं, सारी लीडरशिप पीडीएम की उसके अंदर बचती है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अगर वो नहीं इस तरामीम को नहीं उड़ाता तो फिर उनके आने की, फिर ये हो सकता है कि उनकी बेल शेल हो जाए। अगर वो तरामीम को पार्शली या फुली उड़ा देते हैं, फिर मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान जो है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। उसकी वजह ये है कि लोग मुआवजा कर रहे हैं डार के केस से। डार साहब के जी, डार साहब आए तो बेल ले ली और वो वज़ीर ख़जाना बन गए। इनका केस इसलिए मुख्तलिफ है, पहली तो बात यह कि डार साहब मुलजिम थे, ये मुजरिम है, ये कन्विक्शन की हो चुकी हुई है। दूसरा, उनका एहतसाब अदालत थी। इनका केस जो है ये हाई कोर्ट के मफरूर हैं ये, और हाई कोर्ट में ये एफिडेविट्स दे के गए हुए हैं, हल्फिया हैं, वहाँ हेल्थ रिपोर्ट्स हैं। जब ये पेश होंगे सीधा तो जेल में जाएंगे, और इस्लामाबाद में जेल नहीं है, याद रहे कि ये पंजाब के अंदर जेल है। जब तक अगर परवेज़ इलाही की वहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट है तो इनको वहाँ पे वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। इनके लिए उनकी जो सेहत की हालत बताई जाती है या उनकी जज्बाती हालत बताई जा सकती है, वो एक दिन के लिए भी जेल काटने को तैयार नहीं है। और इम्कान इस बात का है कि उनको हफ्तों और महीनों शायद जेल में काटना पड़ जाए, क्योंकि ये प्रोसीजर जो हाई कोर्ट का होगा कि वो शहबाज शरीफ का वो भी बुलाएंगे कि जनाब आपने अल्फिया नामा दिया था, फिर वो हेल्थ वालों को भी बुलाएंगे कि जनाब ये रिपोर्ट किसने लिखी थी, वो हर चीज़ इन राइटिंग ली हुई है। तो अगर वो नहीं आते तो वो इस बात का इम्कान है कि महीनों और सालों जो है वो जेल में रह सकते हैं। वो ये चांस नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो हाँ, ये अगर केस तरामीम को अगर वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना है कि इतना क्लियरली बिल्कुल इसमें जिसे कहते हैं ना फ्लेग्रेंटली जो है वो अपने लिए एक हुकूमती पार्टी के चंद अफराद ने जिसके वो बेनिफिशरी हैं वो तरामीम की हैं, तो ये आसान काम नहीं है। इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है कि ये आगे जाके केस किधर जाता है। सही, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, तासुर इस तरह से आ रहा है, अदलिया के मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फैसले सर आंखों पर खुशदिली से उन्हें कबूल किया जाता है, मगर तासुर ऐसा आ रहा है कि जिस तरह से बात की जा रही थी, अभी आपने फैसल वावड़ा केस की बात की, आगे चल के इसकी डिटेल बात करेंगे, उनका केस मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लिंक हो रहा है। फिर इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से जब बात सामने आई तो कहा गया कि जी पाकिस्तान आएंगे, अपने केसेस को फेस करेंगे। मरियम साहबा को रिलीफ मिलने का दूर दूर तक इम्कान नहीं था, फिर अचानक से ये खबर आई कि मरियम साहबा को भी रिलीफ मिल गया। अब वो लंदन रवानगी के हवाले से भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसा नजर आ रहा है कि सब रिलीफ चल रहा है, सब खुश हैं, और जो आपने बात की कि अदलिया के फैसलों के साथ ये पूरी सियासत चल रही है, तो बज़ाहिर हमें नजर भी सब कुछ ऐसा ही आ रहा है। नहीं, अभी अदलिया के फैसले पे नहीं चल रहे। अभी इनके दो बड़े इन्होंने जो काम किए हैं, एक इन्होंने कानून में तब्दीली की है। अदलिया बेचारी का क्या कसूर है, जब कानून ही आपने बदल दिया है तो वो जाते हैं, वो कहते हैं जनाब जो नया कानून आया है, तरामीम आई हैं, उसके बाद आपकी जुरिस्डिक्शन बदल दी ना। दूसरा, नैब चीफ अपना ऑफ कोर्स लेके आ गए हैं, बिल्कुल घर का आदमी है। तो पहले साल वाले थे वो तो एक और जगह से टेलीफोन लेते थे, ये तो डायरेक्टली इनका अपना वो सिलसिला है, तो वहाँ से हुआ है। मगर मैं ये बता दूं, आज आपने गौर किया होगा मरियम बीबी बड़े गुस्से में थी। दो चीज़ें, एक तो ये कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मरियम बीबी भी लंदन जा रही हैं, परवेज़ इलाही भी लंदन जा रहे हैं। तो मैं ये आपको पहले भी इतला दे चुका हूँ कि एक बहुत अहम शख्सियत
जिनके पहले भी वो चीफ साहब की अपॉइंटमेंट में उनका बड़ा कलीदी किरदार था, वो पहले ही लंदन में हैं। तो ये सारे लंदन में क्यों जा रहे हैं? मेरी शनीद है। अच्छा, परवेज़ इलाही का पहले बता दूं कि आपने गौर किया होगा कि उनके साहबजादे ने कल एक हिंट दिया था कि जी चीफ साहब के मतलब ना इस तरह लीडरशिप को बयान नहीं देना चाहिए, हमारी पार्टी की लीडर को भी नहीं, समथिंग लाइक दैट कि जी वो, तो उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई के स्टांस से अपने आप को डिस्टेंस किया है। तो कोई पता नहीं वो भी अपना जोर लगा रहे हों वहाँ जाके कि एक्सटेंशन के हवाले से कुछ कर रहे हों, लॉबिंग वहाँ ऑलरेडी बड़ी हो रही है। और जो उसके लिए फिर ये भी है कि उसके मुज़बरात पंजाब की गवर्नमेंट पे भी होंगे कि परवेज़ इलाही जो है ये जितनी मर्जी कस्में वादे तोड़ें, पहले भी इन्होंने जो है बाकायदा ये वादा करके, और वो हल्फिया, ये मतलब हल्फिया कोई ये अदालत वाला हल्फिया नहीं था, ये मजहबी हल्फिया था कि हलफ लिया गया था, कस्में खाई गई थी, वो तोड़ दी। तो वो उनसे कोई बैद नहीं है कि नज़र आए कि 9 आदमी जो है शुजात साहब की तरफ जा रहे हैं, उनको पार्टी लीडर के तौर पे चेंज किया जा रहा है, तो वो भी बदल सकते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है। मैं क्विकली आपको बता दूं कि मरियम बीबी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गौर किया होगा, वो बड़ी गुस्से में थी। वैसे वो जनरली गुस्से में होती हैं, मगर उन्होंने बड़ी तनकीद की, और उसके बाद जो डायरेक्टली तनकीद की, उन्होंने कहा ये जनूबी पंजाब के एक लाडले हैं, इशारा दिया, उसकी वजह से दरार आ गई है। उसकी वजह से वो उनको शक पड़ गया नवाज शरीफ के कैंप को कि ये हमारे साथ पूरे नहीं हैं। बस मैं ये कह दूं कि ये जो उन्होंने हमला आज किया ना जनूबी पंजाब में जी, ये चेक कर लें कि जब चीफ साहब वहाँ गए थे उनकी गाड़ी कौन चला रहा था। मैं रिपीट कर दूं कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा था, ये बात नोटिस में आई है। उस बात से एंटेनास जो है ना दोबारा अलर्ट हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उस बात से ज़ाहिर है ये सारे मामलात जो हैं, ये फ़ोनों से पे आजकल फ़ोन पे बात हो नहीं सकती। ये जो फ़ोन लीक्स होती हैं तो कोई भी मोबाइल फ़ोन ही नहीं रखता। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब तो इतने पैनिकी हो गए हैं कि वो उनके करीब भी कोई फ़ोन वाला आता तो वो भड़क जाते हैं। तो ये उसके बाद आजकल फ़ोन पे लोगों ने बात, और सियासतदानों ने तो बात करनी छोड़ दी है। तो ये बिल्कुल वहाँ जाके फेस टू फेस बातें होंगी, ये सारे मामलात हैं वहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना, अगर आप कहें तो मैं वाडा साहब का आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर आप सवाल ज़रा फ्रेम कर लें अच्छा सा। पहले ब्रेक पर जाने से पहले फैसल वाडा ताहियात नाहिली केस के हवाले से मेरी और आमिर साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इसमें अब ये देखना है आमिर साहब कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला गया है, पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहियात नाहिली पर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि केस को मुहतात होकर सुनेंगे। बज़ाहिर आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये केस किस तरफ जाएगा? मगर मैं इसके साथ साथ हमारे साथ माहिर कानून शाह खावर साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। जी आमिर साहब। जी मैं बिल्कुल शाह खावर साहब से ही सवाल कर दूँ। सर मैं आप भी से पूछ लेता हूँ। मैं आपके सामने तो ये सूरज के आगे चिराग दिखाने वाली बात है। ये वाडा साहब का केस वो जो कह रहे हैं कि मुहतात होकर सुनेंगे, तो मैंने उसकी तशरीह ये की है कि वो ये कह रहे हैं कि एक तासुर बन गया था कि जो 52(1)(f) की एक 62(1)(f) की जो ये कि जो ताहियात नाअहली है वो भी शायद इस फैसले के ज़रिए ख़त्म की जा सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन आई है कि हम मुहतात होकर सुनेंगे, और शायद चीफ जस्टिस साहब ने ये कोई ऑब्जर्वेशन भी दी है कि उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये जो केस है सिर्फ ये है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ताहियात नाअहली का इख्तियार था कि नहीं? 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इख्तियार है और उनका नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास जो है आर्टिकल 62(1)(f) को इन्वोक करने का तो वाकई कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन कुछ सूरतों में ऐसे होता है कि जब कोई स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट की तरफ से कोई रेफरेंस आ जाए, वो भी आर्टिकल 63(2)(3) के तहत, तो उसके तहत तो उनके पास इख्तियार है उसी मुद्दत के लिए उनको नाअहल करने का। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 62(1)(f) के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि उसका ये काला कानून है और उसके बारे में हम जो है वो सोच सकते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव बात है। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में जो सादिक और अमीन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था पहली दफा, वो जनरल जियाउल हक ने इंसर्ट किया था। ये आर्टिकल 62 में पहले नहीं था।
और उसके बाद जब 8वीं तरमीम हुई उसके बाद ये चला आ रहा है। और बल्कि जब ये 18वीं तरमीम भी पास हो रही थी तो उस वक्त भी रजा रबानी साहब ने ये तजवीज़ पेश की थी, लेकिन उस वक्त PMLN ने इसकी सबसे बड़ी मुखालफत की थी कि इसको रहना चाहिए। तो अब दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किसी को अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा तो वो सारी जिंदगी के लिए, उम्र भर के लिए वो मेंबर पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं होगा। तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये बात भी जो थी, इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ केसेस में की थी, तो ये कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है। हालांकि आपने देखा है कि आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो किसी को अगर सजा हो जाए या किसी वजह से किसी सिविल सर्वेंट को नौकरी से निकाला हो या प्रोसीड किया हो तो उसके 3 साल गुजरने के बाद या सजा काटने के 5 साल के बाद कोई शख्स अहल हो सकता है, चाहे उसने कोई भी जुर्म किया हो। तो इस पे मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को यकीनन इसके ऊपर जो है वो रिव्यू करना चाहिए, उसको जजमेंट्स को रिविजिट करना चाहिए, उससे चाहे जिसको भी फायदा पहुंचता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि अगर वो 3 रुकनी बेंच ने ऐसा फैसला किया है जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत परमानेंट नाअहली है, तो फिर उसको एक लार्जर बेंच बनाकर उसको रिविजिट किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है।